ये सहायक जनन तरीके ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। देखो, ये बांझपन की स्थिति से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज कराने पर कुछ दंपत्ति गर्भधारण एवं संतानोत्पत्ति में सफल हो जाते हैं, परंतु कुछ दंपत्ति में उपचार के बावजूद भी वे गर्भधारण एवं संतान उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अतः ऐसे दंपत्तियों के लिए सहायक प्रजनन तकनीकें अत्यंत उपयोगी साबित होती है। तो इनके लिए, जिनके लिए इलाज के बाद भी जो दंपत्ति जोड़ी है और वो जो बांझ है, अभी हम बांझ वाली चीज़ें पढ़ के आए हैं ना, और उसमें क्या होता है भाई, उनमें क्या हो जाता है भाई, मतलब गर्भधारण नहीं आ पाती इलाज के बाद भी, तो उनके लिए ये तकनीकें हैं। कौन सी? ART उन प्रजनन तकनीकों का समूह है जिनके द्वारा प्रजनन में अक्षम या बांझपन से ग्रसित दंपत्तियों को गर्भधारण में सहायता मिलती है। तो ART तकनीक है जिसका नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सहायक जनन तकनीकें, ठीक है। अब यहाँ पर यह विधि अंडाशय से अंडाणु एवं वृषण से शुक्राणु निकालकर उनमें कृत्रिम वीर्य सेचन व भ्रूण विकास से सहायता करती हैं। तो कृत्रिम वीर्य सेचन या भ्रूण विकास करवाती हैं। अब पहला है परखनली शिशु, अब जैसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसमें क्या करते हैं, हम स्पर्म को निकालते हैं और ओवम को निकालते हैं, ठीक है, मादा से, और उनको एक परखनली में क्या करते हैं, वहाँ पर परखनली में उनका क्या बोलते हैं उसको, निषेचन करवाते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। अब जाइगोट के जब एम्ब्रियो स्टेट आती है, भ्रूणीय अवस्था में जब 32वीं कोशिकीय अवस्था आती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब इसी ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, इसी को लेकर स्त्री के गर्भाशय यूट्रस में डाल देते हैं तथा आगे का विकास यूट्रस में होता है। और इसको सर्वप्रथम किसने करा था? 1978 में हमारे दो वैज्ञानिक स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड्स ने, स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड, उनका पूरा नाम जो था, स्ट्रेप्टो और एडवर्ड का इनका पूरा नाम था पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। तो 1978 में ये काम करा था उन्होंने, ब्रिटेन मतलब UK में। और क्या होता है भाई, जब स्त्रियां गर्भधारण योग्य नहीं होती तो ये क्या होती है पूरी स्थिति। और इस जो पहला बच्चा हुआ था ना, वो लड़की हुई थी और उसका नाम था लुइस ब्राउन। क्या नाम था? लुइस ब्राउन। अब देखो भाई, ये क्यों क्या होती है, अब इसको डेफिनेशन वाइज देखते हैं। जब स्त्रियां गर्भधारण योग्य नहीं होती तब ऐसी स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु तथा शुक्राणु को परखनली में लेकर निषेचन कराते हैं। निषेचित अंडाणु से 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का रोपण स्त्री के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहाँ पर भ्रूण का अगला विकास होता है और इससे शिशु का विकास होता है, जिसे परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। संसार में सबसे पहले परखनली शिशु का जन्म 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन UK में हुआ। यह शिशु एक लड़की थी जिसका नाम लुइस ब्राउन था। अब स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड्स नाम के वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया था। और जो सेकंड जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कहा जाता है इंडिया के, जिसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। अब हम देखते हैं पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF बोलते हैं इसे। पात्र निषेचन मतलब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में होता है, यहाँ पात्र में होगा, किसी के पात्र में होगा ना, विट्रो में होगा। तो यह भी टेस्ट ट्यूब बेबी के समान प्रक्रिया है, जिसमें केवल कांच के पात्र में निषेचित करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। फिर समान नवजात भ्रूण के को बाद में स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। इस तकनीक को भी ब्रिटेन UK के पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने के द्वारा 1978 में ही किया गया था। अब हम देखते हैं तीसरी तकनीक, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा सुविकसित युग्मनज को एक दिन पश्चात स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवाकर गर्भधारण करवाया जाता है। तो क्या होता है, एक दिन बाद जब इसका बाहर कृत्रिम निषेचन करवा दिया और उसके बाद क्या हुआ, फैलोपियन नलिका में एक दिन बाद, मतलब जैसे निषेचन हुआ उसके बाद डाल दिया जाता है फैलोपियन नलिका में। इसीलिए इसे बोला गया है जाइगोट इन इंट्रा
फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम आते हैं एक और है जिसको कहते हैं हम गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो गैमिट मतलब जो हमारे स्पर्म और अंडे हैं उनका काम होगा, देखो भाई इसे GIFT बोलते हैं, उसे ZIFT जिफ्ट है ना। तो इस विधि में गैमिट शुक्राणु और अंडाणु दोनों को प्राप्त कर उसे फैलोपियन नलिका में ही स्थानांतरित किया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन पूर्ण होता है। तो यहाँ पर निषेचन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन नलिका, और वहाँ उनमें निषेचन बाहरी हो रहा था। निषेचन के बाद फैलोपियन में डाला तो वो हो गई थी जाइगोट फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्रांसफ़र। और जब हमने निषेचन 32वीं अवस्था के बाद किसी पात्र में कांच के उसको रखा था तो उसे हम क्या बोल लेते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब हम ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे तो उसे हम बोले थे टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब परखनली, हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी बोल लेते हैं उसे, ठीक है ना, परखनली शिशु। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब ये चीज़ हो गई ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, क्योंकि पहला है इसका कारण जन्म दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म की दर में जब वृद्धि होती है मृत्यु दर की अपेक्षा में, तो उससे क्या होता है, देशों में जन्म संख्या बढ़ती है। तो अधिकतर देशों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। अब ये प्रमुख कारण, अब ये दूसरा अपेक्षाकृत कम मृत्यु दर, मतलब कि मृत्यु दर क्या हो रही है, अपेक्षा किससे, जन्म दर से कम हो रही है। प्रति 1000 जनसंख्या में प्रति वर्ष मरने वाले प्राणियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 जो जनसंख्या है उसमें जो मरने वाले, जो मृत्यु प्रति वर्ष मरने वाले जो प्राणी हैं उन्हीं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। लगातार घटती हुई मृत्यु दर जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है। भारत में पिछले दशकों में मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है। तो भारत में निरंतर कमी आ रही है मृत्यु दर की, जो जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है। अब तीसरा है प्रजनन दर का उच्च होना। अब यहाँ पर हमने देखा है कि महिलाओं में अंड जनन में परिपक्वता बहुत पहले आ जाने से क्या होता है, जनन योग्य दर उच्च हो जाती है, जिनसे जल्दी शादियाँ करा दी जाती है जब उनके प्रजनन दर बढ़ जाती है, उच्च प्रजनन दर उच्च हो गई है पहले की, उससे पहले महिलाओं में जो थी वो 14 साल की थी क्या होना, मैच्योरिटी, परिपक्वन होना। पर अब देखा जाता है 11 से 12 13 साल की उम्र में ही परिपक्वता आ जाती है, जिससे क्या होता है, प्रजनन दर बढ़ रही है। चौथा है आप्रवासन, इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, किसी स्थान पर बाहर से आकर कुछ सदस्य शामिल हो जाए तो इसे आप्रवासन कहा जाता है, इमिग्रेशन कहा जाता है। और भारत की सीमाओं में विभिन्न देशों के शरणार्थियों व घुसपैठियों के आगमन से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि ज्ञात की गई है। तो ऐसे अब कम उम्र में विवाह कर देना, पाँचवा कारण कम उम्र में विवाह कर देने से क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, जिससे कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं, है ना, जनन योग्य हो जाते हैं जल्दी से, है ना, जब कम उम्र में शादी हो जाती है। अब छठी चीज़ है सबसे बड़ी अज्ञानता, है ना, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, अशिक्षिता, या एक और चीज़ इसे बोलते हैं अज्ञान, एक और चीज़ बोलते हैं इसे अशिक्षिता, हाँ अशिक्षिता, ठीक है। तो अशिक्षित होते हैं जिस वजह से, और सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जिनकी वजह से भी क्या होता है भाई, लोग बात सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, तो इस वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो 6 कारण मैंने बताया जनसंख्या का बढ़ना। इसके उपाय क्या क्या हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है विवाह की आयु बढ़ाकर। तो अपरोक्ष रूप से यदि विवाह की आयु बढ़ा दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आ जाएगी। जन्म दर को कम करके, अब जन्म दर कैसे कम हो सकती है, हम लोगों को नहीं जन्म दर में कैसे वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, अतः इसे कम करके जनसंख्या वृद्धि में कम किया जा सकता है। जन्म दर को कम करते, कम बच्चे पैदा करें मतलब। अब शिक्षा का प्रसार करके, शिक्षा को बताकर, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण अशिक्षा है। अशिक्षिता होने के कारण आम जनता में अज्ञानता का धंधा, है ना, का प्रसार होता है। अब चौथी चीज़ है क्या भाई, परिवार नियोजन के उपाय। अब इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताना, है ना, प्रयोग करना और छोटे परिवार के महत्व को समझाना, तो ये एक चीज़ है। पांचवा, लोगों को जनसंख्या वृद्धि की भयावहता के बारे में बताना, भाई भयभीत करना, आगे बताना कि जनसंख्या से कितनी भयावनीय क्या हो सकते हैं, आगे जाकर काम वो चीज़ें हो सकती है ना, भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो भयावहता के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें देख ली, क्वेश्चन देख लिया।
अब हम आते हैं जन्म नियंत्रण की विधियाँ। अब इससे कुछ विधियाँ भी जिससे हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं, जो कि एक प्रमुख है जन्म दर को कम करने के लिए जन्म नियंत्रण को काबू करना। तो इसकी कुछ विधियाँ, सबसे पहला है एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। तो जन्म नियंत्रण की एक प्रकृति है और प्राकृतिक है, एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। प्राकृतिक नेचुरल क्या है कि सबसे पहला है आवधिक संयम या लय विधि, है ना। संयम मतलब कि रुकाव, है ना। तो आवधिक मतलब कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस, है ना। एब्सटिनेंस मतलब रुकाव। तो क्या होता है इसमें, इस विधि में दंपत्ति महावरी चक्र के 10वें से 17वें दिन की अवधि में संभोग से बचते हैं। इस काल में अंडोत्सर्जन की अपेक्षा अवधि होती है। हमें पता है 14वें दिन और इससे पहले 2 और इसके बाद क्या हो सकती है भाई, इस दौरान में अंडोत्सर्ग हो सकता है और इस दौरान संभोग करने से गर्भधारण के अवसर बढ़ जाते हैं ना। तो अतः इस दौरान सहवास से बचना चाहिए, संभोग से बचना चाहिए। तो ये थी हमारी आवधिक संयम या लय विधि, ठीक है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। अब है जो दूसरा बाह्यशक्लन। अभी हम प्राकृतिक से विधि देख रहे हैं। बाह्यशक्लन मतलब क्या होता है, मतलब कोइटस इंटरप्टस, है ना। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, इस विधि में पुरुष संभोग के दौरान वीर्य शक्लन को के ठीक पूर्व, है ना, वीर्य शक्लन के ठीक पूर्व अपने लिंग स्त्री की योनि से बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच जाते। तो जैसे वीर्य सेचन होने वाला हो, है ना, वीर्य संकलन होने वाला हो, तो उसको हम क्या करेंगे, योनि से बाहर निकालेंगे लिंग को, पुरुष, तो उससे बचा जा सकता है। इसे कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। अब तीसरा स्तनपान अनार्तव। अब स्तनपान अनार्तव लैक्टेटस एमोनोही, है ना, एमोनोरी, है ना। तो जिसे हम स्तनपान अनार्तव बोलते हैं। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग एवं ऋतु चक्र प्रारंभ नहीं होता है। तो जब प्रसव हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जब हम बच्चे को स्तनपान भरपूर तरीके से करवाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उस कहते हैं कि ऋतु जो चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बंद हो जाती है ना, प्रारंभ नहीं होती है। तो अतः जितने दिनों तक मादा शिशु को स्तनपान कराना जारी रखती है, गर्भधारण के अवसर शून्य हो जाते हैं। तो यह विधि प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कारगर साबित होती है। 6 महीने तक की अवधि है इसकी, उसके इसलिए अभी तक कारगर है, ठीक है ना। अब हमने ये सारी चीज़ें, 3 जो हमारे पॉइंट्स थे किसके, प्राकृतिक विधियाँ। ये विधियाँ अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि में किसी प्रकार की औषधि अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं जो हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे कृत्रिम विधियां, है ना, जिसको अभी हम थोड़ा बाद में देखेंगे।